हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। एचआरटीसी कंडक्टर के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि कंपटीशन कितना है। तो सभी लोग जब कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा कितना स्कोर रहा है, तो आप सभी लोगों को कंपटीशन का पता लग जाएगा कि कितना कंपटीशन है इस एग्ज़ाम में, एचआरटीसी कंडक्टर के एग्ज़ाम में। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, चंबा की रानी की याद में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन से मेले का आयोजन होता है चंबा की रानी की याद में। तो ऑप्शन है आपके पास, नैना देवी का मेला, सूही का मेला, लवी का मेला, रिवाल्सर का मेला। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सूही का मेला। तो चंबा की रानी नैना देवी जिनका नाम था, तो वो साहिल वर्मन की बीवी थी। तो उनके जो याद में है ये सूही मेला लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस स्थान को सिद्धार प्रदेश कहा जाता है। तो किस स्थान को सिद्धार प्रदेश कहा जाता था। तो ऑप्शन है आपके पास, या फिर कहा जाता है, तो ऑप्शन है आपके पास कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, बिलासपुर। तो बिलासपुर को जो है वो सिद्धार प्रदेश कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 धाराएं हैं। और 7 धाराएं कौन कौन सी है, नैना देवी, जजियार धार, बंदला धार, कोट धार, त्यून धार, बहादुरपुर धार और रतनपुर धार। तो यदि बात करें सबसे ऊंची चोटी की तो या फिर सबसे ऊंची धार की, तो वो है बहादुरपुर धार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के आचार्य राजा शंबर का किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ था। तो किस आर्य राजा से अनेक बार युद्ध हुआ था हिमाचल प्रदेश के जो आचार्य राजा शंबर थे। तो ऑप्शन है आपके पास, दिवोदास, दुगेंद्र, पृथु, शशांक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, दिवोदास। तो हिमाचल प्रदेश के जो आचार्य राजा शंबर थे, तो उनका दिवोदास से अनेक बार युद्ध हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में विश्वविद्यालय शिमला की स्थापना कब की गई थी। तो एचपीयू की स्थापना कब की गई थी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की। तो ऑप्शन है आपके पास 1951 में, 1961 में, 1971 में, 1981 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला जो है, तो एचपीयू जो है, तो इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिलासपुर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो कौन सी बोली बोली जाती है बिलासपुर जिले में। तो ऑप्शन है आपके पास, बघाती, कांगड़ी, कहलूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, कहलूरी। तो बिलासपुर जिले में जो है वो कहलूरी बोली बोली जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंबा राज्य में प्रथम प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया था। तो कब खोला गया था चंबा राज्य में प्रथम जो प्राथमिक विद्यालय था। तो ऑप्शन है आपके पास 1810 में, 1821 में, 1863 में, 1895 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1863 में। तो चंबा राज्य में जो प्रथम प्राथमिक विद्यालय खोला गया था तो वो 1863 में खोला गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में बघाती भाषा बोली जाती है। तो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है बघाती भाषा हिमाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन है आपके पास, कांगड़ा, सोलन, बिलासपुर या फिर ऊना। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सोलन। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बघाती भाषा बोली जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला कब आए थे। तो कब आए थे तिब्बती जो धर्मगुरु है दलाई लामा, तो वो धर्मशाला में कब आए थे। तो ऑप्शन है आपके पास 1957 में, 1958 में, 1959 में, 1960 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1959 में। तो तिब्बती जो धर्मगुरु है दलाई लामा, तो वो धर्मशाला 1959 में आए थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। तो HPPSC, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्यालय है या फिर कार्यालय है, तो वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके पास, शिमला, ऊना, सोलन, किन्नौर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग
का जो मुख्यालय है तो वो या फिर कार्यालय है तो वो शिमला में स्थित है। तो जो ये HRTC कंडक्टर की वैकेंसी है या फिर रिक्रूटमेंट है तो इसको भी HPPSC ही करवा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था, तो ऑप्शन है आपके पास करतार सिंह, जसवंत सिंह, भगत राम, जीवन प्रसाद। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, जसवंत सिंह। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था तो वो जसवंत सिंह या फिर जयवंत सिंह भी आपको कुछ क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। तो इसको जो है वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी से है, नाक कौन सा शब्द है? तो नाक कौन सा शब्द है? तो ऑप्शन है आपके पास यौगिक, रूढ़, योगरूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, रूढ़ शब्द। तो नाक जो है ये एक रूढ़ शब्द है। तो रचना के आधार पर यदि शब्दों की बात करें तो 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर। तो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ी शब्द। तो रूढ़ी शब्द की बात करें या फिर पहचान की बात करें कि आपको रूढ़ी शब्द की पहचान कैसे करनी है, तो जो शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं परंतु खंडित करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो। तो सीधे शब्दों में बात करें तो जिसकी संधि ना हो पाए। तो एग्जाम्पल के लिए नाक हो गया, दवात, कलम, मुंह, तो इनका कोई भी संधि विच्छेद आप नहीं कर सकते और खंडित करने पर इनका कोई भी विशेष अर्थ ना निकलता हो। तो बढ़ते हैं यौगिक शब्द की तरफ। तो यौगिक शब्द जो होते हैं तो वो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो और दोनों को जो है खंडित करने पर अलग अलग अर्थ निकलता हो, जिसकी संधि हो जाए, जैसे कि विद्यालय, विद्या जमा आलय, पाठशाला, पाठ जमा शाला। तो योग रूढ़ी शब्दों की बात करें तो योग रूढ़ी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हो परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जैसे कि दशानन। तो दशानन का जो विशेष अर्थ है तो वो है रावण। और नीलकंठ, तो नीलकंठ का विशेष अर्थ है शिव। और आपको पीताम्बर का कमेंट सेक्शन में बताना है कि पीताम्बर का जो विशेष अर्थ है तो वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? तो ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन है आपके पास व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। तो ईमानदारी में जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है मैं आज नहीं पढ़ूंगा? तो ऑप्शन है आपके पास निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, निषेधवाचक वाक्य। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा तो ये एक निषेधवाचक वाक्य है। तो वाक्य की बात करें तो कि वाक्य क्या होता है सीधे शब्दों में, तो शब्दों के जो व्यवस्थित रूप को जो है जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के जो प्रकारों की बात करें तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। तो कौन कौन से है? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक। तो ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं। और यदि रचना के आधार पर बात करें तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है? तो कौन सा वाक्य है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं? तो ऑप्शन है आपके पास विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, संकेतवाचक वाक्य। तो यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो ये एक संकेतवाचक वाक्य है। तो संकेतवाचक वाक्य की बात करें कि संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, तो जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, जैसे कि यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो कौन सा तत्पुरुष समास है रसभरा में? तो ऑप्शन है आपके पास कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, करण तत्पुरुष। तो रसभरा में जो है वो करण तत्पुरुष समास है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यथासंभव कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास है? तो ये जो यथासंभव है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इनमें ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि यथासंभव में कौन सा समास है। तो ऑप्शन आपके पास द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, क्रमधारय समास। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास। तो यथासंभव में जो है वो अव्ययी भाव समास है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो कौन सा निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है? तो आप देख लीजिए, 71, नीरस, मंत्रिमंडल, योगीराज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल जो है वो अशुद्ध शब्द है। तो इसमें जो है ई की मात्रा की गलती है, तो इसमें ई की मात्रा जो है वो ऐसे लगनी थी, इस साइड से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है इनमें से आग का जो पर्यायवाची शब्द है? तो ऑप्शन है आपके पास वायुसखा, हुताशन, विभावसु, विप्थगा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी विप्थगा। तो विप्थगा जो है वो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी वायुसखा, हुताशन और विभावसु जो है वो आग के पर्यायवाची शब्द है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? तो ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 6, 3। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 4। तो विशेषण के जो है वो 4 प्रकार हैं। तो कौन कौन से है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? तो कितने भेद है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद? तो ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 5, 7। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 4। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तो उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद की बात करें तो कि कौन कौन से हैं, तो वो है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान विधानसभा का भवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान विधानसभा भवन है? तो ऑप्शन है आपके पास 1925 में, 1935 में, 1945 में, 1955 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1925 में। तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान विधानसभा का भवन का निर्माण है तो वो 1925 में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था? तो कौन से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था हिमाचल प्रदेश 1967 से 1971 के बीच? तो ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश में जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके पास 1950 से 51 में, 1954-55 में, 1952-53 में, 1966-67 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 1954-55 में। तो प्रदेश में जमींदारी प्रथा का जो अंत है तो वो 1954-55 में हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था हिमाचल प्रदेश 18वें राज्य के रूप में? तो ऑप्शन है आपके पास 25 जनवरी 1968, 25 जनवरी 1969, 25 जनवरी 1970, 25 जनवरी 1971। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी 1971। तो 25 जनवरी 1971 को भारत के 18वें राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विधानसभा ने प्रस्ताव पास कर हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग कब की थी? तो कब की थी हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है तो उसने कब प्रस्ताव पास करके हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग की थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1960 में, 1970 में, 1968 में, 1971 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 1968 में। तो 1968 में विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके हिमाचल प्रदेश को एक पृथक राज्य बनाने की मांग की थी। तो विधानसभा की जगह अगर आपको लोकसभा दिखे तो लोकसभा तो तब आपको 1970 जो है वो सही आंसर टिक करना है, 18 दिसंबर 1970। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो किस चीज़ से सहायता मिलती है चमगादड़ों को कि वो अंधेरे में भी उड़ सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास अल्ट्रा वायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, रेडिएशन से, स्पेशल रेटिना से। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक वेव से। तो चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं तो उनको अल्ट्रासोनिक वेव्स मिलती है, तो इनकी सहायता से ये
उड़ सकते हैं अंधेरे में भी। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करें तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है, किससे मिलती है एल्यूमिनियम? तो ऑप्शन है आपके पास मैनानाइट, एंथ्रासाइट, बॉक्साइट, थोरियम। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से मिलती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था 1928 के जो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व? तो ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 1928 के जो बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसी चक्र में इसलिए ही बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो किसके थ्रू दी थी? तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। तो महात्मा गांधी के थ्रू दी थी और बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किसने की थी खालसा पंथ की स्थापना? तो ऑप्शन है आपके पास गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक? तो ऑप्शन है आपके पास कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना स्कोर जो है वो कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।